वेलकम बैक एवरीवन। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी हम मीनिंग को देखते हैं कि व्हाट डज दिस टर्म इंटेल। इसकी मीनिंग क्या है? इट मींस डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब है जानबूझ के। डेलिब्रेट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन्स एफिलिएशन और मोटिव्स। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है, माई वॉइस इज क्लियर नाउ? आई थिंक आपकी तरफ से कामरान इशू होगा। फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है उसकी मीनिंग क्या है? इट मींस अ डेलिब्रेट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन्स एफिलिएशन और मोटिव्स। इसकी डेफिनेशन पे भी हम आते हैं। पहले इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ड एक्चुअली आया कहां से, इसको कॉइन कैसे किया गया था, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये वर्ड 16th सेंचुरी में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, लेकिन उसके बाद 1933 में भी इस वर्ड को यूज किया गया। देन काफी ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें इस वर्ड को बार बार यूज किया गया है। कंस्पिरेसी थियरीज में भी इस वर्ड को काफी ज्यादा यूज किया गया है। यू ऑल नो 27th Feb 1933 के अंदर क्या होता है? इस टाइम पे राइज ऑफ हिटलर को पढ़ते हैं हम। 1933 27 फेब 1933 में हमने राइज ऑफ हिटलर को पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा आईआर के अंदर राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर। इस टाइम पे 1933 में 1933 के अंदर जर्मनी में जो जर्मनी की पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में आग लग जाती है। दिस बिल्डिंग वॉज एक्चुअली सेट ऑन फायर और इसी टाइम पे राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर होता है। इस टाइम में हिटलर जो है वो ब्लेम करता है कम्युनिस्ट को, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इन्होंने एक्चुअली आग लगाई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये भी आगे जाके लोग कहना स्टार्ट करते हैं कि ये एक्चुअली एडोल्फ हिटलर का काम था। इन्होंने खुद आग लगाई, खुद कम्युनिस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी इमेज को खराब किया और फिर पावर में आ गए। तो इसी को हम कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है एक्चुअली। हिस्ट्री में 16th सेंचुरी में जैसे मैंने आपको बताया, तो उस टाइम पे जो पायरेट्स हैं, ये वर्ड उसी टाइम पे कॉइन हुआ है। जो पायरेट्स हैं वो क्या करते थे एक्चुअली? वो शिप्स में आते थे, शिप्स के ऊपर दूसरी कंट्रीज के फ्लैग्स को लगाते थे और जाके एनिमी के ऊपर अटैक करते थे। अटैक करके फिर जो भी लूटिंग वगैरह है वो सारी करके चले जाते थे। और इसी टाइम पे ये वर्ड फेमस होता है। फॉल्स फ्लैग का मतलब यही है कि जो शिप्स हैं उनके ऊपर किसी और कंट्री का झंडा फ्लैग लगाते हैं और फ्लैग लगा के आकर अटैक करते थे और फिर वहां से चले जाते थे। तो इस तरह ये वर्ड ओरिजिनेट करता है। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। अगर आप इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहें या फिर पेपर में कोट करना चाहें, तो वी कैन से दैट के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या फिर ये जो फॉल्स फ्लैग है, ये एक इंटेंशनल, डेलिबरेट इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन है। ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन है ये मिलिट्री ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है। जिसका मकसद क्या है? जिसका मकसद ये है कि दूसरी पार्टी जो है उसको ब्लेम किया जाए। जैसे एडोल्फ हिटलर ने कम्युनिस्ट प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उनको ब्लेम किया कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फायर। वो जो है
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए हम टेक ओवर करते हैं और यहाँ से फिर पावर हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो इसी तरह से 9/11 के लिए भी काफी थियरीज हैं जो कि कहती हैं कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। आज तक यूएसए के अंदर डेफिनेटली अब एक अटैक हुआ, इतने लोग मारे गए, लेकिन फिर जो 20 इयर्स में यूएसए ने ह्यूमन राइट्स अट्रोसिटीज की हैं, जितने सिविलियंस मारे हैं, उसका कोई जवाब है? कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछ रहा। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि भाई ऑपरेशन जो ये आपने स्टार्ट किया, वॉर ऑन टेरर जो आपने ये स्टार्ट किया है, आप पहले हमें ये तो बताएं कि वाकई ये अटैक के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो अलकायदा है और इसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था। इसका एविडेंस कोई साबित आज तक नहीं हुआ। कोई नहीं पूछने वाला कि एविडेंस दे हमें। आज तक किसी ने नहीं पूछा। इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए, आज तक कोई नहीं पूछ रहा। देयरफॉर जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, जो मार्क्सिस्ट व्यू है, ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इसने हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर ही किया है। और ये सेम आर्ग्यूमेंट किताब के अंदर है। किताब का नाम है गेम्स नेशंस प्ले। इस किताब के अंदर ऑथर कहते हैं कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है, इट हैज ऑलवेज रिमेन्ड काइंड एंड इट हैज ग्रांटेड स्पेशल फेवर्स टू दी डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह की कंट्रीज को हमेशा इस इंटरनेशनल सिस्टम ने फायदा ही दिया है। अब आते हैं हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहें तो आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। फॉल्स फ्लैग इज इंटेंशनल, आप नोट कर लें इसको भी, इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन स्पेशली पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑपरेशन carried out to appear as if it was undertaken by another party। अब आते हैं हम पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आज से तकरीबन एक साल पुरानी बात है, यूएन की एक व्हीकल जा रही थी पाकिस्तान आजाद कश्मीर से। और इस व्हीकल के ऊपर एक अटैक हो जाता है। अल्दो अटैक में कोई मेजर कैजुअलिटीज नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान का रेस्पॉन्स इस व्हीकल के ऊपर जो अटैक होता है उसको लेकर क्या रेस्पॉन्स रहता है पाकिस्तान का। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इस अटैक के पीछे इंडिया रेस्पॉन्सिबल है। ये इंडिया का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसका मकसद क्या है? जिसका मकसद ये है कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आके खराब हो। देयरफॉर इसके अंदर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब इंडिया ने काफी बार इस फॉल्स फ्लैग का यूज किया है, काफी बार पाकिस्तान की इमेज को खराब करने की कोशिश की है, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है, मिस रिप्रेजेंट की हैं काफी ज्यादा चीजें। ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी जब हम 5th जनरेशन वॉरफेयर कल पढ़ेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। इसके ऊपर सिर्फ आपने एक दो सेंटेंस में ही बताना है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है, या फिर आप आर्ग्यूमेंट बनाते हैं पूरा, तो आप एक हेडिंग देके उसमें ये सारी चीजें लिखेंगे कि कैसे इंडिया जो है पाकिस्तान की इमेज को खराब करने की कोशिश करता है, ग्लोबल स्टैंडिंग को खराब करने की कोशिश करता है, प्रेस्टीज को खराब करने की कोशिश करता है, इमेज को गलत साबित करने की कोशिश करता है, इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से कंडक्ट करा के।
अब डेफिनेटली एक यूएन व्हीकल जो आजाद कश्मीर में जा रही है उसके ऊपर अटैक होता है, तो क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? पाकिस्तान से, कि आपके पास टेररिज्म है, आप टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते, लेकिन कंट्रीज लाइक इंडिया जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दे गो स्कॉट फ्री, उनसे पूछा नहीं जाता। ओके जी। अब कश्मीर जो चाइनीज बस्ता उसके ऊपर जो अटैक होता है, अब पाकिस्तान की ओपन स्टेटमेंट इस तरह की कोई भी नहीं आई है, तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन इस इंसिडेंट को लेकर पाकिस्तान ने क्लियरली ये कहा कि ये जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इंडिया का। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अगर आई हैं तो फिर आपने वो स्टेटमेंट्स देनी है, जस्टिफाई करना है। अगर कोई ऑफिशियल स्टांस नहीं आया तो फिर हम अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। डेफिनेटली वी हैव टू गिव आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस देने हैं हमने। आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान को इंडिया डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है हाइब्रिड वॉरफेयर के थ्रू, प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू, इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कंडक्ट करा के। फिर कोल्ड स्टोर डॉक्ट्राइन भी एक डॉक्ट्राइन है इंडिया के, जिसको लेकर अगेन इंडिया डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है पाकिस्तान को। ये कोल्ड स्टोर डॉक्ट्राइन हमने पहले पहले भी पढ़ा था कि एक लिमिटेड टाइम के लिए एक ऑपरेशन कैरी आउट कराया जाता है, जिसमें एनिमी कंट्री आपकी कंट्री के अंदर आके अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके वापस चला जाता है। फिर इंडिया ये भी पूरी कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे पाकिस्तान की इमेज को खराब किया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए। फिर जो सार्क हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, अब उसकी मीटिंग्स भी नहीं हो रही हैं, इसकी रेलेवेंस भी डे बाय डे कम होती जा रही है, ये ऑलमोस्ट अब डिसफंक्शनल हो चुका है। तो यहाँ पर भी इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है, जिसकी वजह से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही हैं और टेंशन डिफ्यूज नहीं हो रही है दोनों कंट्रीज की। फिर इंडिया अफगानिस्तान को भी यूज करता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अब आते हैं हम कश्मीर इशू के ऊपर। सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कश्मीर इशू को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो इतने खराब हैं तो क्यों हैं, डाइवर्जेंसेस उनके रिलेशंस के अंदर कहां कहां पर हैं। इसको हम पढ़ने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट यूएसए एंड चाइना, तो जो ताइवान है, इट इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बिटवीन यूएसए एंड चाइना। अगर आगे जाकर वॉर होती है बिटवीन यूएसए और चाइना, तो वो ताइवान को लेकर हो सकती है, क्योंकि चाइना ये कहता है कि इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, और ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस लेना चाह रहा है, और यूएसए की फुल सपोर्ट है ताइवान को लेकर। देयरफॉर अगर आगे जाकर इनके रिलेशंस और ज्यादा खराब होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर चाइना ताइवान के ऊपर कोई अटैक करता है, तो फिर यूएसए चाइना के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी एक्सटेंड की हुई है, ताइवान को फुली प्रोटेक्ट करता है यूएसए। तो इस तरह से ताइवान एक फ्लैश पॉइंट है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। इसी तरह से कश्मीर इशू इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर इशू की पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंस है। एक ऑथर है, ऑथर का नाम है प्रिजनर्स, ऑथर का नाम है टिम मार्शल, और किताब का नाम है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। इस किताब में ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कश्मीर एक्चुअली। पाकिस्तान के लिए अगर हम रेलेवेंस की बात करें, तो ये इसकी ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है।
अगर वी इफ वी लूज कश्मीर, जो पूरा कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान और ये पूरा रीजन जो है, अगर हम इसको लूज करते हैं, ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ऐसी किताब के ही हैं, अगर इसको हम लूज करते हैं तो सीपैक इरेलीवेंट हो जाता है, हमारे रिलेशन चाइना के साथ डिमिनिश हो जाएंगे, बॉर्डर जो शेयर कर रहे हैं हम वो खत्म हो जाएगा। अगर ये कश्मीर जो है हम लूज करते हैं तो जो वाटर सिक्योरिटी है हमारी वो भी अंडरमाइन होती है इसकी वजह से। अगर कश्मीर हमारे हाथ से चला जाता है तो हम कार्स के साथ अपने रिलेशंस कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि कश्मीर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कार्स में भी जाने के लिए। देयरफॉर पाकिस्तान के लिए कश्मीर की ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी है, ज्योग्राफिक सिग्निफिकेंस है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है पाकिस्तान के लिए। और अगर कश्मीर हमारे पास है तो हमारे पास ज्यादा फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, उनके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ बॉर्डर शेयर कर सकते हैं, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस भी आ जाते हैं। डेफिनेटली इतनी बड़ी टेरिटरी है हमारे पास, अगर हम लूज करते हैं तो हमारा ये टेरिटोरियल लॉस भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सीपैक है, सीपैक का रास्ता यहीं से ही गुजरता है। अगर ये कश्मीर हम पूरा लूज करते हैं तो फिर सीपैक की रिलेवेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। देयरफॉर इसकी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान किसी भी लिमिट तक जा सकता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मसला क्या है? मसला ये है कि दोनों साइड्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, कंप्लीट क्लेम करते हैं कश्मीर के ऊपर। एंटायरिटी में कहते हैं कि पूरा हिस्सा हमारा है। इंडिया भी यही कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, आजाद कश्मीर भी हमारा है, ये पूरा हमें दे दो। पाकिस्तान का क्या स्टांस है कि पूरा जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का है, और इसके ऊपर डिस्प्यूट कंटिन्यू है, कोई भी सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला। पाकिस्तान का स्टांस क्या है कि यूएन रेजोल्यूशंस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। अब इसकी हम हिस्ट्री में जाते हैं, कश्मीर इश्यू को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कश्मीर इशू को अंडरस्टैंड करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है इनकी कितनी वॉर्स हो चुकी हैं और इन वॉर्स की वजह से क्या हुआ है। सबसे पहले 1947 1948 में पहली वॉर होगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस टाइम पे एक्चुअली जो पाकिस्तान के मुस्लिम ट्राइब्स मैन है वो इंडियन फोर्सेस के ऊपर जाके अटैक करना स्टार्ट करते हैं। ये इशू लेटर ऑन होगा, लेकिन इससे पहले ये स्टार्ट करते हैं महाराजा हरि सिंह से। अब महाराजा हरि सिंह जो है ये कश्मीर उनके अंडर आता है। अब ये नॉन मुस्लिम है, वहां पे जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है। देयरफॉर हम हमेशा यही कहते हैं कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उनके पास होना चाहिए। जब वो मुस्लिम्स हैं तो डेफिनेटली वो ज्यादा इंक्लाइंड होंगे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें। तो पहली पहली वॉर होगी जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, वो होती है कश्मीर को लेकर। अब डेफिनेटली पहले यहाँ पे मुस्लिम ट्राइब्स मैन इन्वॉल्व हैं, उसके बाद आर्मीज भी इन्वॉल्व होंगी इनकी। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं 1965 में दूसरी वॉर होगी। इस टाइम पे पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। 17 डेज ये वॉर है, 17 डेज तक ये वॉर चलती है। कुछ टाइम के बाद सीज फायर साइन हो जाता है जब यूएसए और यूएसएसआर इंटरवीन करते हैं, और लेटर ऑन ताशकंद डिक्लेरेशन साइन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 1971 में ये वॉर भी कश्मीर को लेकर ही लड़ी जाती है। 1971 दिस वॉर एक्चुअली डिडंट इंक्लूड कश्मीर, ये कश्मीर को लेकर वॉर नहीं होती,
बल्कि ये जो वॉर है, इट वॉज अ पॉलिटिकल बैटल बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। अगर आपके पास सवाल आ जाए कि भाई कौन सी जंग हमने जीती थी, कौन सी हमने हारी थी, तो वॉर्स में कोई भी नहीं जीतता, कैजुअलिटीज दोनों तरफ होती हैं। विक्ट्री वॉर में नहीं होती किसी भी कंट्री की। हम ये देख सकते हैं कि कैजुअलिटीज कितनी ज्यादा हुई, किसकी ज्यादा हुई, किसकी कम हुई, ये देख सकते हैं। लेकिन वॉर में कोई भी नहीं जीतता, हर तरफ से कंट्रीज और लोग सिर्फ सफर ही करते हैं। उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर होगी। देन अगेन यहाँ पे भी हम विथड्रॉ करते हैं यहाँ से। 2019 के अंदर पुलवामा अटैक होता है, जिसके बाद रिलेशंस हमारे और ज्यादा खराब हो जाते हैं। ये पुलवामा अटैक क्या है, यहाँ पर एक्चुअली एक व्हीकल जा रहा था जिसके अंदर 40 सिक्योरिटी पर्सनल्स बैठे हुए थे, जिनके ऊपर अटैक होता है। एज अ रिजल्ट इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होता है, इंडिया जो है बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक्स करना स्टार्ट करता है और अगेन कहता है कि पाकिस्तान वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पुलवामा अटैक। हालांकि पाकिस्तान ने बार बार ये कहा कि आप हमें एविडेंस दें, आप हमें डेटा दें, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इंडिया का रेस्पॉन्स क्या होता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। इसी टाइम पे यू ऑल नो के 2019 में इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन से पहले इमरान खान ये कहते हैं कि हमें ये लग रहा है कि अब जो पावर में आने वाले हैं वो नरेंद्र मोदी होंगे, और इंशाल्लाह जैसे ही वो पावर में आते हैं तो उसके बाद हम उनके साथ टॉक्स स्टार्ट करेंगे और हम कोई ना कोई इश्यूज का सलूशन निकाल लेंगे। तो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे हम, हमारी गवर्नमेंट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी कि नरेंद्र मोदी आएंगे, हम उनके साथ डायलॉग करेंगे, बात वगैरह होगी और हम इश्यूज को सेटल करेंगे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी पावर में आते हैं तो हमारी गवर्नमेंट शॉक हो जाती है, क्योंकि हमें लगा था कि अब कोऑपरेट करेंगे हम, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही वो पावर में आते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर देते हैं इन जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है वहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर देते हैं, जिसका हम जिक्र करेंगे आर्टिकल 370 एंड 35A का। तो ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो इस तरह से रही है, हमेशा मिसट्रस्ट ही रहा है, कोऑपरेशन बहुत कम रही है, ऑलमोस्ट ना के बराबर कोऑपरेशन रही है। ये हमने सब जंगें जीती अल्लाह अकबर करके, हमने वो जो ग्रेनेड है वो लेकर टैंक के नीचे बैठ गए, लेट गए और टैंक उड़ गया। टिम मार्शल कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो कश्मीर है उसकी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अगर हमें कार्स में जाना है तब भी कश्मीर की रेलेवेंस है। जो अब इंडिया अपर एपेरियन है, जो वाटर आ रहा होता है वो भी यहीं से ही आ रहा है, इसीलिए वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर सीपे को लेकर भी रेलेवेंट है काफी ज्यादा, हमारे पास फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन ज्यादा है अगर कश्मीर हमारे पास है तो। हमारी जो सिग्निफिकेंस है या फिर जो रिलेशंस है चाइना के साथ, उसको लेकर भी काफी ज्यादा कश्मीर की एक सिग्निफिकेंस है। ये जो यहाँ पे मैं लिख रहा होता हूँ सदाम, ये आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना पड़ेगा, ये चीजें स्लाइड में मौजूद नहीं है। अब हम थोड़ी देर में आने वाले हैं कश्मीर इशू को डिस्कस करने के लिए, वापस आते हैं कश्मीर इशू को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कश्मीर इशू को डिस्कस करने से पहले कुछ और चीजें हैं वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कश्मीर इशू को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर इशू इतना कोई मुश्किल नहीं है, चलें पहले हम कश्मीर इशू को डिस्कस करते हैं, फिर हम
दूसरा टॉपिक कवर करते हैं। कश्मीर इश्यू में अब हम सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। अगस्त 2019 में जैसे ही इंडिया में इलेक्शंस होते हैं दोबारा और जो गवर्नमेंट बनती है नरेंद्र मोदी की, वो पावर में आते हैं, तो वो लीगल चेंजेस करते हैं कश्मीर के स्टेटस को लेकर। लीगल चेंजेस कौन से हैं उनके? यू ऑल नो दैट के आर्टिकल 370 एंड 35 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इनको एक्चुअली वो रिपील कर देते हैं। अब ये दोनों आर्टिकल्स क्या हैं, इनका मकसद क्या है, इसके फायदे क्या थे, इसके नुकसान क्या हैं, इन सारी चीजों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 370, इसका मकसद क्या था? इट एक्चुअली प्रोवाइडेड द स्टेट, मतलब कि कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, द स्टेट स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस बाय बाइफरकेटिंग इट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि ये जो स्टेट है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, इसको ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाए। जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर ओवरऑल जो इंडिया है, उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम से कम हो, ऑलमोस्ट ना के बराबर उनका इन्फ्लुएंस हो यहाँ पे। तो फोकस जो था वो प्राइमरीली यही था कि यहाँ पे ऑटोनॉमी मेंटेन की जाए इस रीजन की। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, ये जो रीजन है इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। लेकिन इंडिया को क्या लगता है? इंडिया का इंटरनेशनल स्टांस भी यही है कि इट इज इंटरनल मैटर ऑफ इट्स कंट्री। ये इंटरनल मैटर है क्योंकि उनको लगता है कि ये जो पूरा कश्मीर है ये उनका है। 1947 से लेके यूएन इनफेक्टिव रहा है इस इशू को रिजॉल्व करने में। फिर आगे रिसेंटली जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प पावर में थे उस टाइम पे, तो उन्होंने ये भी कहा कि मीडिएट करने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन मीडिएट वो नहीं करते और लीगल स्टेटस जो है कश्मीर का वो चेंज हो जाता है। आर्टिकल 370 में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जम्मू एंड कश्मीर है, इट शैल हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑटोनॉमी मेंटेन करनी है तो इसलिए उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फिर जो लॉज पास होते हैं पार्लियामेंट के, वो इस स्टेट के अंदर तभी एप्लीकेबल होंगी जब इस यहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो अग्री करे तो। अदरवाइज कोई भी पार्लियामेंट के लॉज यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कोई लॉ पास करते हैं और यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट तब तक नहीं करा सकते जब तक यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसेंट शो ना करे। अगर वो कंसेंट शो करते हैं तो वो लॉ यहाँ पे फिर पास हो सकता है। आर्टिकल 35A की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे लॉज हैं दैट बार आउटसाइडर्स फ्रॉम बाइंग प्रॉपर्टी। कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी लोग हैं सिर्फ वो प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, बाहर से इंडिया के किसी भी स्टेट से कोई भी आके यहाँ से कोई भी लैंड बाय नहीं कर सकता। फिर जो वहां पे वुमन है, अगर वो किसी नॉन कश्मीरी के साथ शादी करते हैं, शादी करती हैं, तो वो भी लूज कर जाएंगी अपनी प्रॉपर्टी राइट्स को। तो यहाँ पे जो मकसद है वो ये है कि कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज नहीं किया जाए, हर तरह से कश्मीर की डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट और इंटैक्ट रखा जाए। बाहर से कोई भी यहाँ पे आके लैंड बाय नहीं कर सके। अगर कोई कश्मीर की जो वुमन है वो किसी नॉन कश्मीरी के साथ शादी करती है तो फिर जो वुमन के पास प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी
वो लूज कर जाएंगी, उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन आफ्टर द चेंजेस, ये जो चेंजेस किए जाते हैं, आर्टिकल 370 एंड 35 को हटाया जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्राइमरीली ये है कि अब कोई भी सेपरेट लॉज नहीं होंगे। सेंट्रल जो लॉज हैं वो डायरेक्टली अप्लाई होंगे। अब जो सेंट्रल लॉज अप्लाई होंगे उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंसस की, अग्रीमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। उस गवर्नमेंट को बाईपास करके अब डायरेक्टली सेंटर के जो भी लॉज हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं, इम्प्लीमेंट कराए जाएंगे और वो अप्लाइड होंगे। हर 5 साल में इलेक्शंस होंगे। यहाँ पे जो पुलिस है अब ये भी स्टेट मैनेज करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, नाउ इंडियंस कैन बाय प्रॉपर्टी देयर। ये जो डेवलपमेंट्स होती हैं, ये जो स्टेटस चेंज किया जाता है, इंडिया का क्या नैरेटिव होता है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इट वाज सेलिब्रेटेड, काफी सेलिब्रेट किया जाता है इसको, कि ये एक हॉलमार्क इवेंट है, काफी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन था। स्टेटस को ऐसे चेंज हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे बाहर से लोग आएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अब गवर्नमेंट यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगी, अब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। अब इसको इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है इंडिया का। अब यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनेंगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, अब यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा, वगैरह वगैरह। ये नैरेटिव था पूरा इंडिया के अंदर। ऑन दी अदर हैंड, इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल तो हो चुके हैं, तो अगर आप एनालाइज करें, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। अभी तक रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज्यादा। अभी तक लोग प्रो इंडिया नहीं है। अभी तक रिसेंटमेंट इन लॉज को लेकर वहां पे बहुत ज्यादा है। कोई भी मेजर यूनिवर्सिटीज नहीं बनी, कोई भी नॉर्मल लाइफ वहां पे नहीं है। जो इंडिया को लग रहा था, या फिर जो मीडिया पोर्ट्रे कर रही थी कि अब यहाँ पे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2 साल हो चुके हैं लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो व्हाट वाज पाकिस्तान रेस्पॉन्स? हमने पूरी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल कर सकें। हम इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल कर सकें, लेकिन हमें मेजर कोई सपोर्ट कहीं से नजर नहीं आती। प्राइमरीली हमें जो सपोर्ट किया, टर्की ने किया, चाइना ने किया थोड़ा बहुत। बाकी जो कंट्रीज हैं लाइक रशिया, उन्होंने भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया। यूएनओ की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। यूएसए भी ऑलमोस्ट चुप ही रहा। ओआईसी इनफेक्टिव। सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने क्या कहा कि ये बायलैटरल इशू है, इंटरनल मैटर है इंडिया का। तो इन मुस्लिम कंट्रीज ने भी पाकिस्तान को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया, बल्कि सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रेंथन होते हुए नजर आते हैं हमें। तो ओआईसी भी इस इशू को लेकर ऑलमोस्ट डिसफंक्शनली रही है। उसके अलावा पाकिस्तान के पास ऑप्शंस ही लिमिटेड थे। जो ट्रेड है वो हमने कट कर दिया, ट्रेड रिलेशंस खत्म कर दिए। इसका भी लॉस थोड़ा बहुत जो हुआ है वो भी पाकिस्तान को ही हुआ, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतनी बड़ी मार्केट है। तो वो जो नुकसान होता है इंडिया को, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री से रिलेशंस बना के वो लॉस ओवरकम किया जा सकता है। हमने रिलेशंस अपने खराब कर दिए।
तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो ऑप्शंस थे वो काफी ज्यादा लिमिटेड थे। तो एज सच पाकिस्तान ने ये एफर्ट्स की हैं डिप्लोमेटिकली, वॉइस रेज करने की कोशिश की है, इंटरनेशनल फोरम्स में वो बार बार गए हैं और इंडिया की इमेज को शो करने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है कश्मीर में, क्या जुल्म हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कैसे हो रही हैं। ये पूरी कोशिश की है पाकिस्तान ने, लेकिन फिर भी इसका कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमें नजर नहीं आया। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट्स है ओवरऑल कश्मीर को लेकर। अब फ्यूचर क्या हो सकता है? फ्यूचर में हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक एग्रीमेंट साइन कर लें कि जो अब इंडिया के पास है वो इंडिया के पास होगा, जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास होगा। ये पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब कोई वॉर हो जिसमें इंडिया कोशिश करे कि और ज्यादा टेरिटरीज को एनेक्स किया जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, वॉर हो सकती है। या फिर पाकिस्तान आगे जाकर ऐसा कोई प्लान बनाए जो टेरिटरीज इंडिया के पास हैं उनको एनेक्स करने की कोशिश करे, उनको रिकैप्चर करने की कोशिश करे। ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि यूएन की पॉलिसीज जो हैं, यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं, नॉट पॉलिसीज, यूएन जो रेजोल्यूशंस हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया जाए, उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई स्टेट मीडिएट करे, मीडिएशन हो और कोई सेटलमेंट या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि कश्मीर एक अलग कंट्री बन जाए। ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि वहां पे रेफरेंडम हो और वो चूज करें कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करती हैं, वो रीजन पाकिस्तान को ज्वाइन करता है, या फिर वो कश्मीर इंडिया के साथ चले जाते हैं, या फिर इंडिया को ज्वाइन करते हैं। ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि फ्यूचर का किसी को भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर हम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बताते हैं। हम जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फ्यूचर को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये सारे पॉसिबल सिनारियोज हैं कि एग्रीमेंट भी अचीव किया जा सकता है, वॉर भी पॉसिबल है, एनेक्सेशन भी हो सकती है, मीडिएशन भी हो सकती है, यूएन रेजोल्यूशंस इंप्लीमेंट हो सकते हैं, या फिर कश्मीर एक सेपरेट स्टेट बन जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर जो स्टेटस को है, ये स्टेटस को ऐसे ही मेंटेन रहे। स्टेटस को का मतलब ये है कि जैसी सिचुएशन है वैसी ही रहे, कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, जैसा सब चल रहा है वैसा चलने दो। इसको कहते हैं हम स्टेटस को। ओके जी, यहां से अब हम आगे चलते हैं। अब शिमला जो अग्रीमेंट है उसको इंडिया मिस इंटरप्रेट करता है और कहता है कि शिमला अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कश्मीर एक बायलेटरल इशू है, इसीलिए हम जो भी इसका सोल्यूशन निकलता है वो आपस में डायलॉग करके ही हम सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन डायलॉग कैसे हो जब कॉपरेशन ही नहीं है? तो ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का ये स्टांस है कि जो कश्मीर है इट्स इंटरनल इशू, इट इज इंटरनेशनल इशू, ये बायलेटरल इशू बिल्कुल भी नहीं है। देयरफॉर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरवीन करें और इस इशू को रिजॉल्व करें। व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैं कहूँ कि ये पॉसिबल सोल्यूशन है वो आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। पॉसिबल सोल्यूशन जो मेरी नजर में है वो यही है कि यहीं पे कोई एग्रीमेंट हो जाए और एलओसी जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए। जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रह जाए, जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास हो। इस तरह का कोई सोल्यूशन निकालें तो ही बेहतर होगा, ताकि यहाँ से अब हम आगे मूव कर सकें। मीटिंग एंड हो रही है, आप वापस आ जाएं तो फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं।